नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के अंतिम दिन कैनेडी सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने यूएस इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत की 100 से ज्यादा पुरानी मूर्तियां जो हमारे यहां से चोरी हुई थी, उसे लौटाने का फैसला लिया गया है। ये पुरातन वस्तुएं वर्षों पहले अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गई थी और इसे लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि किसी दूसरे देश की भावनाओं का सम्मान करने से दोनों देशों के रिश्तों और मजबूती देते हैं। पिछली बार भी मुझे बहुत सी ऐतिहासिक चीजें लौटाई गई थी। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, वहां के लोगों को लगता है कि ये सही व्यक्ति है और इसे सुपुर्द करो, सही जगह लेकर और जाएंगे। तो आपको बताते चले कि भारत से चोरी 100 से ज्यादा मूर्तियां वापस लौटाई गई हैं, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को धन्यवाद किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम कार्यक्रम को दरअसल नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत की 100 से ज्यादा पुरानी मूर्तियां जो हमारे यहां से चोरी हुई थी, उसे लौटाने का फैसला लिया गया है और ये पुरातन वस्तुएं वर्षों पहले अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गई थी। इसे लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि किसी दूसरे देश की भावनाओं का सम्मान करने से दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देते हैं। पिछली बार भी मुझे बहुत सी ऐतिहासिक चीजें लौटाई गई थी। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, वहां के लोगों को लगता है कि ये सही व्यक्ति है, इसे सुपुर्द करो। भारत की 100 से ज्यादा एंटिक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना, सौ से अधिक उसे लौटाने का फैसला लिया है। ये पुरातन वस्तुएं बरसों पहले कुछ सही रास्ते से आई होगी, कुछ गलत रास्ते से आई होगी, अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गई थी। इन ऐतिहासिक वस्तुओं को लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। भारत की 100 से ज्यादा एंटिक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना, पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। वो पॉलिटिकल एनालिटिक्स हैं। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी मनीष जी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का धन्यवाद किया है, जो भी वहां पे उन्होंने बोला है कि जो भारत से जो चोरी की गई, जो 100 से ज्यादा मूर्तियां वापस लौटाई गई हैं, उसको लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये अब बढ़ते हुए भारत का प्रभाव कहें, नरेंद्र मोदी जी का निजी औरा कहें, उनकी प्रभावशाली व्यक्तित्व कहें, या अमेरिका भारत यानी एआई, अमेरिका इंडिया के बढ़ते आपसी मैत्री पूर्वक संबंधों की दास्तान कहें, या भारत के जो सांस्कृतिक महत्व की चीजें हैं उनकी जिजीविषा कहें, आज भारत को अपनी विरासतों का कुछ हिस्सा और वापस मिल रहा है। जी, ये एक दुर्भाग्य था जब देश गुलाम हुआ और गुलामी के काल में
अंग्रेजों ने और तमाम विदेशियों ने, चाहे वो तैमूर लंग हो, गजनी हो, वो यहाँ से बहुत कीमती वस्तुओं, सांस्कृतिक विरासत की चीजें, मूर्ति आदि ले गए थे जी। इसके अलावा आजादी के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। कई सारे मूर्ति तस्कर जी। और अमेरिका में रह रहे ऐसे कुख्यात लोग जिन्होंने देश की संपत्ति की वैल्यू समझ के उनको गैर कानून तरीके से विदेशों को बेच दिया था, जहां की म्यूजियम की वो शोभा बढ़ा रहे थे। आज ऐसी अब मूर्तियां वापस आ रही हैं। ये हमारे लिए बेहद ही खुशी की बात है। हमारी आने वाली जनरेशन उनको देखेगी और जानेगी कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी महत्वपूर्ण और दमदार थी। हमें उस गुलामी के जो फ्रस्ट्रेशन से निकाल के अपने गौरवशाली भारत के इतिहास को जो समझने का मौका है, वो इन वस्तुओं से मिलेगा। ये भारत के लिए परम सौभाग्य है कि ऐसी विरासतें लौट के आ रही हैं और इस सिलसिला अब जारी रहेगा। जहां जहां चाहे जो कीमत अदा करनी पड़े, चाहे हमें अपने राजनीतिक संबंध की दुहाई देनी पड़े, अगर कहीं धन खर्च करना पड़े, कहीं कानूनी झगड़ा करना पड़े, कानूनी लड़ाई करना पड़े, हर तरीके से भारत तैयार है आगे बढ़ने के लिए, अपनी सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखने के लिए। जी मनीष जी, वहीं उन्होंने खुद की तारीफ करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा है कि जहां भी मैं जाता हूं कि लोग कहते हैं कि ये सही व्यक्ति है और इसे जो भी अगर वो चीजें हैं जो भारत से लाई गई हैं उसे सुपुर्द कर दिया जाए। देखिए, एक वक्त था जब कहते थे नेकी कर दरिया में डाल जी, और अब वो वक्त है कि नेकी कर और डमरू बजा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है और अगर बता रहा है तो ये खुशी की बात है, बता नहीं दीजिए, वरना लोग उस महत्व को पहचानेंगे ही नहीं। हम कैसे मानेंगे कि नरेंद्र मोदी महान है जब तक नरेंद्र मोदी महानता के किस्से नहीं बताएं। तो मुझे इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। आज का युग सोशल मीडिया का युग है। जब हम में से सामान्य पुरुषदार खाना खाने भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप फोटो खींच के डालते हैं, आज मैंने दाल मखनी खाई है, आज मैंने कढ़ाई पनीर खाया है। तो ऐसे में अगर वो देश का कुछ हित कर रहे हैं और वो ये बात को बता रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए और देखना चाहिए। और उनको ऐसे अकेले नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी भी हो, लालू प्रसाद यादव भी हो, अगर वो देश हित में कुछ करें और अगर इस बात की चर्चा वो बड़े वो इस पटेल प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी मनीष जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो आपको बताते चले कि भारत से चोरी 400 से ज्यादा मूर्तियां वापस से अमेरिका ने लौटा दिया है, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका सरकार को धन्यवाद किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी तारीफ करते हुए भी नजर आए हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि वो जहां भी जाते हैं उन्हें लोग कहते हैं कि वो सही व्यक्ति है और जो भी भारत की चीजें या वस्तुएं गई हैं उन्हें सुपुर्द किया जाए। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर भिवानी नगर में कई कार्यक्रमों का शिलान्यास के बाद अब शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ स्मारक की आधारशिला रखी है। यह श्रीनगर में किसी सार्वजनिक स्थल पर अपनी तरह का पहला बलिदान स्तंभ है, जिसे शाह द्वारा आज शिलान्यास किया गया है। तो आपको बताते चले कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर गए हुए हैं। दरअसल भिवानी नगर में कई कार्यक्रमों का शिलान्यास भी करेंगे और उसके बाद शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ स्मारक की आधारशिला रखी और ये श्रीनगर में किसी सार्वजनिक स्थल पर अपनी तरह का पहला बलिदान स्तंभ है, जिसे शाह द्वारा आज शिलान्यास किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर आपको बताते चले कि उनके दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा भी की गई है। वहीं लाल चौक के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का उन्होंने शिलान्यास किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अमित शाह के दौरे को लेकर वहां पे कड़ी सुरक्षा की गई है। वहीं भिवानी नगर में कई कार्यक्रमों का शिलान्यास करने के बाद अब
शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ स्मारक की आधारशिला रखी और ये श्रीनगर में किसी सार्वजनिक स्थल पर अपनी तरह का पहला बलिदान स्तंभ है, जिसे शाह द्वारा आज शिलान्यास किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां भिवानी नगर में कई कार्यक्रमों का शिलान्यास करने के बाद अब शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ स्मारक की आधारशिला रखी और वहीं यह श्रीनगर में किसी सार्वजनिक स्थल पर अपनी तरह का पहला बलिदान स्तंभ है, जिसे शाह द्वारा आज शिलान्यास किया गया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां पर आपको बताते चले कि उनके इस दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा भी की गई है और वहीं भिवानी नगर में कई कार्यक्रमों का उन्होंने शिलान्यास करने के बाद अब वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ स्मारक की आधारशिला रखी है और ये श्रीनगर में किसी सार्वजनिक स्थल पर अपनी तरह का पहला बलिदान स्तंभ है, जिसे शाह द्वारा आज शिलान्यास किया गया है। वाराणसी के शहर की कई सड़कें और मोहल्ले जल्द ही नए नामों से जाने जाएंगे। नई सड़कें गिरिजा घर मार्ग भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से पुकारा जाएगा और फातम पान रोड सरदार पटेल और मकबूल आलम रोड बिरहा गायक पद्मश्री हरिलाल यादव के नाम पर होगा। हरिलाल के नाम पर से सड़क के नामकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने भी पूर्व में घोषणा की थी। महापौर अशोक तिवारी ने हिंदुस्तान से बातचीत में बताया था कि बनारस के विश्व में पहचान धार्मिक प्राचीन ऐतिहासिक के अलावा खेल साहित्य शिक्षा सहित अलग अलग विधाओं के जरिए भी है। उन्होंने अलग अलग विधाओं को वैश्विक मंच तक लाने वाले में से कई ऐसी विभूतियां हैं जिन्हें अपेक्षित पहचान नहीं मिली है। लिहाजा नगर निगम ने उन विभूतियों के नाम पर सड़कों और मोहल्लों के नामकरण पर विचार किया गया है। शहर में ऐसे भी मार्ग के नाम हैं जिनके बारे में नई पीढ़ी नहीं जानती है, उन्हें अलग रूप से पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि अभी करीब आधा दर्जन मार्गों और मोहल्लों के नाम बदलने का फैसला लिया गया है। वहीं पार्षदों संघ अनौपचारिक बैठक में सहमति ले ली गई है। नगर निगम अफसरों को प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया गया है, वहीं उस निगम की आगामी बैठक में रखा जाएगा। तो अब वाराणसी की जगहों को बदले जाएंगे। दरअसल कई वहां पे जो जगह है जिनका नाम चेंज किया गया है, आपको बताते चले कि नई सड़क गिरिजा घर मार्ग भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से पुकारा जाएगा। वही फातमान रोड सरदार पटेल और मकबूल आलम रोड बिरहा गायक पद्मश्री हरिलाल यादव के नाम पर होगा। हरिलाल के नाम पर से सड़क के नामकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने भी पूर्व में घोषणा की थी। दरअसल महापौर अशोक तिवारी ने हिंदुस्तान से बातचीत में बताया था कि बनारस की विश्व में पहचान धार्मिक प्राचीन ऐतिहासिक के अलावा खेल साहित्य शिक्षा सहित अलग अलग विधाओं के जरिए भी है। अलग अलग विधाओं को वैश्विक मंच तक लाने वालों में कई ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने अपेक्षित पहचान नहीं मिली है। लिहाजा नगर निगम ने उन विभूतियों के नाम पर सड़कों और मोहल्लों के नामकरण पर विचार किया है। शहर में ऐसे भी मार्ग के नाम हैं जिनके बारे में नई पीढ़ी नहीं जानती, उन्हें अलग रूप से पहचान मिली है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि अभी करीब आधा दर्जन मार्गों और मोहल्लों के नाम से बदलने का फैसला लिया गया है। पार्षदों संघ अनौपचारिक बैठक में सहमति ले ली गई है। नगर निगम अफसरों को प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया गया है और उस निगम की आगामी बैठक में रखा जाएगा। चलिए अब वहीं बात कर लेते हैं तेलंगाना की, जहां पर सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति कथित तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने पाले में कर महाराष्ट्र में विस्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
ऐसे में शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी राकांपा ने भी चंद्रशेखर राव की बीआरएस को उनके ही गढ़ में चुनौती देने की योजना बनाई है। दरअसल राकांपा ने आगामी तेलंगाना चुनाव में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर जवाबी कार्रवाई करने की योजना बनाई है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने राकांपा के सूत्रों के हवाले से कहा कि पार्टी ने तेलंगाना में उम्मीदवारों की पहचान करना और अपने कार्यालय खोलना शुरू कर दिया है और ऐसे कहा भी जा रहा है कि बीआरएस नांदेड़ और शोलापुर, लातूर, अहमदनगर और औरंगाबाद में एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं को लुभाने का प्रयास कर रही है। वहीं इससे सीएनसीपी के नेतृत्व परेशान है। इन जिलों में एनसीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एस घनश्याम, ओबीसी सेल प्रमुख संजय आनंदकर और लातूर से वरिष्ठ नेता गुड़गुवंतराव और जैसे नेता आते हैं और पार्टी के तेलंगाना प्रभारी राज्य धर्मराव बाबा आश्रम ने शुक्रवार को हेरी सेटियोई को बताया कि एनसीपी तेलंगाना में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खासकर महाराष्ट्र की सीमा से लगे मंचेरियल, आसिफाबाद, आदिलाबाद, निर्मल और निजामाबाद जिलों में हम ग्रेटर हैदराबाद और महबूब नगर जिले की कुछ सीटों से भी मैदान में उतरेंगे। असम के बाढ़ का पानी आपको बताते चले कि बिजली जिले के कई गांवों में घुस गया है। वहीं लाखों लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर है क्योंकि 19 जिलों के लगभग 4.89 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में नलबाड़ी जिले में बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। असम में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या भी 2 बताई जा रही है। बारिश भी गिर रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है, ऊपर का त्रिपाल भी नहीं है, इसलिए बहुत तकलीफ हो गया सभी लोगों का। बहुत सारा तकलीफ, खाना पीना का तकलीफ, कोई भी सामान यहाँ का जाने का कोई भी रास्ता नहीं, बाजार जाने का। काल से तो कुछ लोग भूखा ही रह गया, ऐसा हुआ। बारिश भी गिर रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है, ऊपर का त्रिपाल भी नहीं है, इसलिए बहुत तकलीफ हो गया सभी लोगों का। बहुत सारा तकलीफ, खाना पीना का तकलीफ, कोई भी सामान यहाँ का जाने का कोई भी रास्ता नहीं, बाजार जाने का। काल से तो कुछ लोग भूखा ही रह गया, ऐसा हुआ। बारिश भी गिर रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है, ऊपर का त्रिपाल भी नहीं है, इसलिए बहुत तकलीफ हो गया सभी लोगों का। दिल्ली जल बोर्ड आने वाले दिनों में ग्राहकों को कई नई तरीके के सुविधाएं देने जा रही है और डीजेपी ग्राहकों के लिए बिल भरना आसान हो जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से लोगों को चैट बोर्ड की सुविधा भी मिलने वाली है। चैट बोर्ड से ग्राहकों को शिकायत दर्ज कराने और नए कनेक्शन लेने जैसी सेवाएं आसानी से मिल सकेगी। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड गलत या ज्यादा बिल की परेशानी को खत्म करने के लिए पानी मीटर को जीआईसी से जोड़ने और मीटर पर QR कोड लगाकर मीटर को यूनिक आईडी देने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली जल बोर्ड के ऐप में अब आपको कई नई फीचर्स भी मिलेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने कहा है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं देने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड वर्ल्ड की सबसे एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करेगा। दिल्ली जल बोर्ड के रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड और आधुनिकीकरण करने के लिए इस क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियों से आवेदन मांगे गए हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए पी न्यूज।